हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपनी रिवीजन क्लास संख्या है वो 3 है। उसमें हम पढ़ेंगे विश्लेषिक फलन किसको कहते हैं। विश्लेषिक फलन को अपन एनालिटिक फंक्शन भी कहते हैं, रेगुलर फंक्शन भी कहते हैं और होलोमॉर्फिक फंक्शन भी अपन इसको कहते हैं। तीन नेम होते हैं इसके, ठीक है। तो एनालिटिक फंक्शन का मतलब ये होता है कि विश्लेषिक फलन, और विश्लेषिक फलन को अपन कैसे चेक करते हैं। तो विश्लेषिक फलन के लिए अपन क्या होता है कि कंडीशन क्या होती है, प्रांत डी में कोई डोमेन होता है डी, पूरा डोमेन डी में फलन एफ जेड है, वो विश्लेषिक फलन कब कहलाएगा कि यदि डोमेन डी के प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। तो आपका क्या, यदि पूरे डोमेन पर यदि किसी फलन विश्लेषिक फलन को चेक करना है तो उसके लिए तो आपको दो चीजें चेक करनी होगी कि वो फंक्शन है आपके पास क्या होना चाहिए, डिफाइन, और प्लस में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये चीज समझना। देखो, दो डेफिनेशन लिखी हुई है। एक तो लिखी हुई है, यदि आपको पूरे डोमेन पर चेक करना हो ना, तो आपको ये देखना होगा कि वो फंक्शन उस पॉइंट पर डोमेन के जितने भी बिंदु होते हैं उतने बिंदु पर वो डिफाइन होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। जैसे साइन जेड है, ये डिफरेंशिएबल होता है और डोमेन पे डिफाइन भी होता है। कोस जेड है, जेड स्क्वायर है, ई की पावर जेड है, ये क्या होता है, ये एनालिटिक फंक्शन होते हैं। यदि किसी पॉइंट पर चेक करना हो तब क्या करेंगे, यदि किसी पॉइंट पर आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, जैसे मान लो एनालिटिक चेक करना है, तो इस पॉइंट पर यदि अपने को एनालिटिक बताना है तो इस बिंदु पर तो वो फलन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और साथ में उसका जो नेबरहुड है, जैसे मान लो यहाँ पे, जैसे यदि अपन बात करिए जेड नॉट कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट पर भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और इसका जो नेबरहुड होता है, इसका जो प्रतिवेश होता है, उस प्रतिवेश में भी सारे बिंदु पर वो फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तभी अपन उस फलन को क्या कहेंगे, विश्लेषिक फलन कहेंगे, ठीक है। यदि पूरे डोमेन पर चेक करना हो तब तो क्या करेंगे कि फलन है एफ जेड है, वो पूरे डोमेन के प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए, डिफाइन प्लस डिफरेंशिएबल। जबकि यदि अपन किसी पॉइंट पर यदि डिफरेंशिएबल पॉइंट पर यदि एनालिटिक चेक करना है तो उसके लिए अपने को क्या देखना होगा, उस पॉइंट पर भी वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और उसके साथ में जो उसके प्रतिवेश, उसका जो नेबरहुड है, उस नेबरहुड के प्रत्येक बिंदु पर भी वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। जैसे हमने एग्जांपल लास्ट वाले लेक्चर में एग्जांपल देखा था, एफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। ये सर्वत्र सतत तो था, परंतु ये डिफरेंशिएबल कहाँ पे था, ओनली ये डिफरेंशिएबल कहाँ पे था, ओरिजिन पॉइंट पर, मूल बिंदु पर ये क्या था, डिफरेंशिएबल था। अब मूल बिंदु पर ये डिफरेंशिएबल है तो मूल बिंदु के प्रतिवेश में तो ये डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, तो मूल बिंदु के प्रतिवेश में यदि डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो इस फलन को अपन क्या कहेंगे, ये फलन आपका एनालिटिक नहीं है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा एनालिटिक फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है। यदि पूरे डोमेन पर चेक करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पूरे डोमेन पर, डोमेन के जो प्रत्येक बिंदु है उस बिंदु पर क्या होना चाहिए, फलन डिफाइन होना चाहिए और डिफरेंशिएबल। और किसी पॉइंट पर यदि अपने को डिफरेंस, किसी पॉइंट पर एनालिटिक चेक करना है तो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और साथ में उसका जो नेबरहुड है, उस नेबरहुड में भी वो फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तभी अपन क्या कहेंगे, वो फलन एनालिटिक होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को पहले अपन इसको पढ़ लेते हैं ना। तो देखो, प्रांत डी में फलन एफ जेड है, वो आपका एनालिटिक फंक्शन कहलाता है यदि प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए, डिफाइन प्लस डिफरेंशिएबल। यदि किसी पॉइंट पर चेक करना हो डिफरेंस एनालिटिक फंक्शन, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि उस बिंदु जेड नॉट पर और उसके प्रतिवेश में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इसको ही अपन क्या कहते हैं, होलोमॉर्फिक फलन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है, एफ जेड इक्वल टू मोड ऑफ जेड स्क्वायर है, वो मूल बिंदु पर अवकल नहीं है, परंतु ये विश्लेषिक फलन नहीं है, क्योंकि ये मूल बिंदु के अलावा जो उसका नेबरहुड है, उस नेबरहुड पर ये फंक्शन क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो अपन ये फलन है वो आपका एनालिटिक नहीं होगा, और इसके बाद में फलन एफ जेड के एनालिटिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध की बात करते हैं। पता नहीं यार, थोड़ा सा इश्यू आ रहा है इसमें।
ठीक है। तो अब देखो ये मूल बिंदु के प्रतिवेश में डिफरेंशिएबल नहीं है ना, तो मूल बिंदु के प्रतिवेश में डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, तो अपन इसको क्या करने कहेंगे, एनालिटिक फंक्शन नहीं होता है। फिर इसके बाद में आगे यदि अपन पढ़े तो आगे इसका होता है फलन एफ जेड के विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध। तो आवश्यक प्रतिबंध क्या होता है कि कोई भी फलन एफ जेड है वो विश्लेषिक कब होगा, यदि वो सी आर इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सी आर इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू होता है माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये स्टेटमेंट। अब ये थ्योरम है। अब ये थ्योरम आपके दो तरीके से पूछी जाएगी, या तो आपको ऐसे बोलेंगे कि आवश्यक प्रतिबंध को लिखते हो इसको प्रूव करो, या आपके पास स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा। तो दोनों तरीके से आपको याद रखना है। तो कैसे याद रखोगे, फलन एफ जेड है वो एफ जेड इक्वल टू होता है यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई, किसी प्रांत डी में फलन एफ जेड विश्लेषिक होने के लिए ये आवश्यक है कि वो सी आर इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही फलन एफ जेड क्या होगा, एनालिटिक होगा। ये सिर्फ आपका नेसेसरी कंडीशन है। कैसा कंडीशन है, आवश्यक प्रतिबंध है ये। कैसी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है। अब इसको अपन प्रूव करते हैं। तो देखो इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने का तरीका वही है आपके पास। तो प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे माना फलन एफ जेड है वो डिफरेंशिएबल आपके पास। ठीक है, डिफरेंशिएबल की कंडीशन को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले एफ जेड इक्वल टू अपने पास क्या होता है, यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई, ये होता है ना। अपने को ये बोल रहा है कि फलन एफ जेड है ना, उसका विश्लेषक होने के लिए आवश्यक कंडीशन क्या है, सी आर इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें। सी आर इक्वेशन क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या होता है, माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये सी आर इक्वेशन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और ये सिर्फ आवश्यक प्रतिबंध होता है। कैसा प्रतिबंध होता है, आवश्यक प्रतिबंध होता है। पर्याप्त प्रतिबंध के लिए अपन आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे माना प्रांत डी में फलन एफ जेड क्या है, विश्लेषिक फलन है। विश्लेषिक फलन मान के चलेंगे। माना प्रांत डी में, प्रांत डी में फलन एफ जेड, फलन एफ जेड क्या होता है, यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा बी एक्स कोमा वाई, विश्लेषिक फलन है। कैसा फलन है, विश्लेषिक फलन है। ठीक है, विश्लेषिक फलन होता है ना, यदि कोई फलन विश्लेषिक फलन होता है ना, वो डिफरेंशिएबल हमेशा होता है। और कोई फलन यदि डिफरेंशिएबल हो तो विश्लेषिक होना आवश्यक नहीं है। कैसे, देखो यदि कोई फलन विश्लेषिक होगा ना, यदि कोई फलन विश्लेषिक होगा तो वह अवकलनीय हमेशा होगा। और यदि कोई फलन अवकलनीय है तो विश्लेषिक हो, ये आवश्यक नहीं है। कैसे, जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था एफ जेड इक्वल टू मोड ऑफ जेड स्क्वायर, ये आपके पास डिफरेंशिएबल तो है फंक्शन, परंतु ये विश्लेषिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जेड बराबर जीरो पर तो डिफरेंशिएबल है, लेकिन इसके प्रतिवेश में वो डिफरेंशिएबल नहीं है। इसकी वजह से ये फलन क्या नहीं है, विश्लेषिक फलन नहीं है। तो विश्लेषिक फलन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, परंतु डिफरेंशिएबल फंक्शन का विश्लेषिक होना आवश्यक नहीं होता है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब अपने को क्या दे रखा है कि फलन एफ जेड है वो आपका क्या है, विश्लेषिक फलन है। तो विश्लेषिक फलन है तो उस प्रांत डी में क्या होगा, अवकलनीय। फिर अपन क्या करेंगे, अवकलनीय की परिभाषा लगा देंगे। अवकलनीय होगा, तब अवकलनीयता की परिभाषा। तो पूरे डोमेन में अवकलनीयता की क्या परिभाषा होती है, वो आपकी परिभाषा लगाएंगे, और फिर उससे अपन क्या करेंगे, इसकी कंडीशन सी आर इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे। कैसे, देखो तो क्या डेफिनेशन होती है, एफ डैश जेड इक्वल टू होता है लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड।
में परिमित व अद्वितीय रूप से परिमित व अद्वितीय रूप से विद्यमान है, अद्वितीय रूप से विद्यमान है। ठीक है, अब देखो यहाँ समझने वाली बात है, इतना तो आपको क्लियर हो गया कि कोई फलन है विश्लेषिक फलन है तो वो डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल की हमने क्या लगा दी, डेफिनेशन लगा दी। ठीक है, अब यहाँ समझना देखो, एफ जेड प्लस डेल जेड है ना, तो एक सेकंड रुकना। ठीक है, अब देखो, अब समझना देखो, समझने वाली बात है। एक जो स्टेप है ना, ये समझने वाली है। यदि समझ में आ गई ना तो फिर आपका ये सवाल जी सही है। हम जानते हैं देखो एफ जेड बराबर क्या होता है, यहाँ समझना देखो, फिर इसी स्टेप में लिखेंगे अपन। इसको साइड साइड में लिख लो, चलो देखो है ना, एफ जेड बराबर क्या होता है अपने पास, यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई। ठीक है, इस एफ जेड के स्थान पर तो अपन ये रख देंगे कि यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई। ठीक है, अब जेड प्लस डेल जेड का मतलब क्या होता है, देखो जेड क्या होता है, जेड होता है अपने पास एक्स प्लस आयोटा वाई, तो डेल जेड क्या होता है अपने पास, डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। यदि इन दोनों को ऐड करेंगे तो जेड प्लस डेल जेड, तो एक्स प्लस डेल एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस डेल वाई, यही होएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको यदि फंक्शन में डालेंगे, यदि देखो यहाँ पे जेड की वैल्यू रख दी, डेल जेड की रख दी, जेड प्लस डेल जेड रख दी, अब इसको फंक्शन में लिखेंगे ना, तो फंक्शन कैसा है अपने पास, इस प्रकार से रियल पार्ट प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट। तो इसमें रियल पार्ट क्या है, ये वाला रियल पार्ट है। तो यहाँ पे अपन जब यदि जेड प्लस डेल जेड करेंगे ना, तो जेड प्लस डेल जेड कैसे करेंगे बताओ, देखो यहाँ पे यू एक्स कोमा वाई है, यू एक्स कोमा वाई है ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा अपने पास कि जेड प्लस डेल जेड कर रहे हैं अपन, तो जेड में अपन क्या कर रहे हैं, रियल पार्ट जोड़ रहे हैं, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, यू एक्स प्लस डेल एक्स, एक्स प्लस डेल एक्स, और वाई में क्या हो जाएगा, वाई प्लस डेल वाई। या ऐसे समझ सकते हो कि देखो जेड, अच्छा मैंने जेड प्लस डेल जेड लिखा है यहाँ पे, अपन कर रहे हैं किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, जेड प्लस डेल जेड की वैल्यू निकाल रहे हैं, जेड प्लस डेल जेड की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास यू एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस डेल वाई प्लस आयोटा वी में भी क्या हो जाएगा, रियल पार्ट में रियल पार्ट जुड़ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास फंक्शन की वैल्यू होगी। यहाँ तक क्लियर है क्या, एक बार देख लो, देखो क्लियर नहीं है तो यहाँ तक यही बताने वाली स्टेप है कि हमने क्या किया, जेड बराबर तो एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, डेल जेड बराबर ये होता है डेल एक्स प्लस डेल वाई, और फिर यहाँ पे जेड में यदि अपन जेड प्लस डेल जेड करेंगे तो रियल पार्ट में रियल पार्ट जुड़ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट जुड़ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। ये अपनी निकल गई एफ जेड प्लस डेल जेड की वैल्यू, ये निकल गई अपने पास एफ जेड की वैल्यू, यहाँ रखनी है, डेल जेड के स्थान पर डेल जेड रखना ही है। फिर बस वही है कि अपने को जेड को डेल जेड को टेंस टू जीरो करना है, तो किस पद के अनुदिश कर सकते हैं, एक्स एक्स के अनुदिश और वाई एक्स के अनुदिश। तो एक्स एक्स के अनुदिश कर देंगे और वाई एक्स के अनुदिश कर देंगे, उससे जो वैल्यू आएगी वो अपन इक्वल कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखो देखो, एफ डैश जेड इक्वल टू हो जाएगा अपने पास लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो, डेल जेड के स्थान पर लिख देंगे डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई टेंस टू जीरो। एफ जेड प्लस डेल जेड लिखना है तो ये लिख दो पहले, वाई प्लस डेल वाई। ये तो हमने किसकी वैल्यू रख दी, एफ जेड प्लस डेल जेड की रख दी, माइनस अब अपन किसकी वैल्यू रखेंगे, एफ जेड की वैल्यू रखेंगे, यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई, और नीचे किसकी वैल्यू रख देंगे, डेल जेड की, डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई।
अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, रियल पार्ट को रियल पार्ट से अलग कर लो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से अलग कर लो, है ना। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे? अभी इसमें इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लो, करना चाहो तो, या वैसे करना चाहो तो वैसे कर लो। अब केस फर्स्ट बना लो सीधा ही, देखो यहाँ से बाद में अलग हो जाएगी ये तो। केस फर्स्ट में क्या था कि जब डेल जेड है वो शून्य की ओर अग्रसर, डेल जेड है वो शून्य की ओर अग्रसर किसकी ओर? अक्ष के अनुदिश हो, अक्ष के अनुदिश हो, और अक्ष के अनुदिश हो तब क्या होता है? डेल वाई जीरो होता है ना, डेल वाई क्या होता है? जीरो होता है। यदि जेड है वो शून्य की ओर अग्रसर अक्ष के अनुदिश हो तो डेल वाई क्या होगा? जीरो होगा। और डेल वाई जीरो होगा तो जहां जहां डेल वाई है ना वहां वहां क्या कर दो, इसमें जीरो पुट कर दो। तो तब समीकरण एक से एफ डैश जेड इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स और वाई, है ना। देखो डेल वाई जीरो कर देंगे और ये हो जाएगा एटा वी एक्स प्लस डेल एक्स और ये वाई। ये तो हमने कर दिया एफ जेड प्लस डेल जेड वाले फंक्शन में। इसमें अपने को करना नहीं है क्योंकि इसमें है ही नहीं डेल वाई, तो ये हो जाएगा अपने पास। और नीचे क्या हो जाएगा अपने पास? डेल वाई को जीरो करना है तो ये डेल एक्स हो जाएगा जीरो। लिमिट, अब देखो ये रियल पार्ट है और इसमें ये रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट और रियल पार्ट को एक साथ लिख देते हैं। डेल एक्स प्लस इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो समझना बात, इंपॉर्टेंट है ये। आपने फर्स्ट ईयर में क्या हुआ पढ़ा होगा? पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, आंशिक अवकलन पढ़ा होगा ना। तो उस आंशिक अवकलन में एक चीज पढ़ी होगी आपने कि देखो इसमें किस में चेंज हो रहा है, यू तो अपने पास फंक्शन है और x प्लस डेल एक्स से क्या हो रहा है? x हो रहा है, और y क्या रह रहा है? एज इट इज रह रहा है। तो चेंज किस में हो रहा है? चेंज सिर्फ x में हो रहा है, तो ये किसकी वैल्यू होगा? फंक्शन u है, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू बनेगी? डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू बनेगी। u फंक्शन अपने पास और चेंज किस वेरिएबल में हो रहा है? चेंज आपका हो रहा है x में, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास? डेल यू अपॉन डेल एक्स की। लिख भी सकते हैं देखो यहाँ पे अपन रेड यूज करते हैं। आंशिक अवकलन की डेफिनेशन का यूज कर रहे हैं, मैं डेफिनेशन भी लिख रहा हूँ यहाँ पे। डेल यू अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या होता है? लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो यू एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई माइनस यू एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल एक्स, ठीक है। और डेल यू अपॉन डेल वाई की क्या डेफिनेशन होती है? वो वाई में चेंज होता है, ठीक है, वो वाई में आपका चेंज होता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपकी पूरी किसकी बन जाएगी बताओ? किस में चेंज हो रहा है? यू फंक्शन है अपने पास और चेंज किस में हो रहा है? एक्स वेरिएबल में, और इसमें भी एक्स वेरिएबल में ही चेंज हो रहा है। तो ये क्या बनेगा? ये वी फंक्शन में बनेगा और वो आपका क्या बनेगा? यू फंक्शन में बनेगा। तो ये हो जाएगा एफ डैश जेड इक्वल टू हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये हो गई क्वेश्चन संख्या 2। अब अपन इसी प्रकार केस 2 लेंगे और केस 2 को सोल्व करेंगे बस, फिर अपन इक्वल कर देंगे। देखो केस 2, अब थोड़ा जल्दी करा देता हूँ क्योंकि आपको एक स्टेप समझ में आ गई ना, तो अब आप खुद कर सकते हो उसको। वाई एक्स के अनुदिश हो, अब वाई एक्स के अनुदिश होता है ना, तब क्या होता है? डेल एक्स इक्वल टू जीरो। तब समीकरण एक से क्या होगा?
लिख देते हैं। तब समीकरण 1 से तो ये हो जाएगा एफ डैश जेड। अब की बार क्या कर दो, एक्स की जगह 0 रख दो, तो डेल वाई टेंस टू 0 बन जाएगा। यू बनेगा, देखो एक्स रहेगा, देखो डेल एक्स की जगह 0 रख दिया, तो अब क्या आ जाएगा वाई प्लस डेल वाई माइनस उस वाली स्टेप में रख दो। देखो किसमें रखोगे, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी अपने पास, ये थी, तो इसमें रखोगे ना, तो क्या बनेगा आपका, देखो वाई प्लस डेल वाई, और ये बनेगा आयोटा बी वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स वाई प्लस, ये हो गया। और नीचे क्या आ जाएगा बताओ, नीचे बचेगा डेल एक्स की जगह 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा डेल वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, इसके साथ ले लेंगे और इसको इमेजिनरी पार्ट को अलग ले लेंगे। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, एफ डैश जेड इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल वाई टेंस टू 0 यू एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स कोमा वाई, और नीचे क्या आ जाएगा आयोटा डेल वाई। ठीक है, प्लस प्लस लिमिट डेल वाई टेंस टू 0, और ये अपने पास आयोटा रहेगा, और ये आ जाएगा अपने पास क्या वी एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई माइनस वी एक्स कोमा वाई, और ये आ जाएगा अपने पास आयोटा डेल वाई। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट डेल वाई टेंस टू 0। तो ये देखो ये आयोटा है ना, ये आयोटा अपन क्या रख देंगे, बाहर लिख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा। और ये देखो ये डेफिनेशन किसकी बन जाएगी बताओ, वाई में चेंज हो रहा है, तो एक स्टेप और लिख सकते हो लिखना चाहो तो। अब ये आयोटा आयोटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस आयोटा के नीचे आयोटा लिख देंगे, तो ये बन जाएगा लिमिट डेल वाई टेंस टू। अब आपको चेंज किस में हो रहा है, देखो 1 अपॉन आयोटा क्या होता है, माइनस आयोटा, और ये क्या हो जाएगा अपने पास डेल यू अपॉन डेल वाई, और ये आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, और ये फंक्शन किसका हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल वाई, ये हो जाएगी समीकरण संख्या 3। अब अपन ने ये माना कि ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है ना, तो उसकी वैल्यू कैसी आती है, फाइनाइट आती है और अद्वितीय आती है। तो इक्वेशन संख्या 2 से जो वैल्यू आई है वो, और इक्वेशन 3 से जो वैल्यू आई है वो क्या होनी चाहिए, अद्वितीय होनी चाहिए, मतलब सेम होनी चाहिए ना डिफरेंशिएबल होने के लिए। जैसे मान लो डिफरेंशिएबल होने के लिए वहाँ पे भी वैल्यू 3 आनी चाहिए, तो यहाँ पे भी 3 आनी चाहिए, यहाँ पे यदि जेड प्लस जेड बार आनी आती है तो यहाँ पे भी जेड प्लस जेड बार आनी चाहिए। तो ये दोनों वैल्यू क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, और उससे फिर क्या करेंगे, रियल पार्ट का रियल पार्ट से कंपेरिजन कर देंगे, और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को कंपेरिजन करते ही अपने पास क्या आ जाएगा, आवश्यक प्रतिबंध आ जाएगा। समझ में आ गया, क्योंकि एफ डैश जे ऐसे लिख देंगे, देखो चूंकि एफ जेड अवकलनीय है, तब एफ डैश जेड कैसा होगा, परिमित होगा और अद्वितीय होगा। तो परिमित व अद्वितीय होगा। तो परिमित और अद्वितीय होने के कारण इसकी वैल्यू क्या आई थी अपने पास, इधर तो आई थी डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल बी अपॉन डेल एक्स, और इधर आ गई माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई, और प्लस का डेल बी अपॉन डेल वाई। अब वास्तविक भाग की वास्तविक भाग से तुलना कर देंगे, और काल्पनिक भाग की काल्पनिक भाग से तुलना कर देंगे। वास्तविक में काल्पनिक भागों की तुलना करो,
तो तुलना करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स तो किसके इक्वल आ जाएगा, डेल वी अपॉन डेल वाई के, और यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल एक्स या डेल यू अपॉन डेल वाई किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स के। तो ये अपने पास क्या आ जाएगी, आवश्यक कंडीशन। इसको लिख सकते हैं यू एक्स इक्वल टू वी वाई और यू वाई इक्वल टू माइनस का वी एक्स। तो ये अपनी कंडीशन क्या हो जाएगी, नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। आगे समझ में। तो हमने क्या कहा था कि एफ जेड क्या है, यहाँ पे डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और डिफरेंशिएबल होता है तो आपको ये पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, फाइनाइट होती है और अद्वितीय होती है। और अपने पास जो वैल्यू आई है ना दोनों की, समीकरण 2 और 3 की, तो समीकरण 2 और 3 की जो वैल्यू आई है उन दोनों वैल्यू को अपन क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो यहाँ लिख सकते हो समीकरण 2/3। ठीक है। अगले लेक्चर में पर्याप्त प्रतिबंध करेंगे, और पर्याप्त प्रतिबंध में आपको बता देता हूँ कि करवाऊंगा नहीं। पर्याप्त प्रतिबंध में जो पिछले वाला मैंने लेक्चर डाला हुआ पहले, उसी लेक्चर को आपको वापस करना है, मैं आपको शेयर कर दूंगा लिंक, है ना। क्योंकि पर्याप्त प्रतिबंध थोड़ा सा लेंथी है, उसको करवाएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, उसको करवाने के उसको पीछे वाले से दिखा देंगे। पीछे वाला जो अपना लेक्चर डाला हुआ है ना, उसी को मैं शेयर कर दूंगा, वो देख लेना, उसके बाद आगे के लेक्चर में और डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू।